हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है गांधी जी के बेसिक शिक्षा के बारे में। स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ गांधी जी ने तत्कालीन शिक्षा में सुधार के लिए भी कार्य किया है। सर्वप्रथम इन्होंने 1921 में अपने साथियों के सामने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा, परंतु तब उसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। 1937 में भारत के सभी प्रांतों में स्वच्छ सरकारों का गठन हुआ और 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे बेसिक शिक्षा कहते हैं। यहाँ उसका वर्णन प्रस्तुत है। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा। बेसिक शिक्षा की जो रूपरेखा है ये फर्स्ट हो गया, 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तीसरा है संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित हो। चौथा हो गया शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए। पांचवा हो गया बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो और उसे उनसे आर्थिक लाभ किया जाए। स्कूलों का व्यय पूरा किया जाए। शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि उससे बच्चों की जीविकोपार्जन कर सके, बच्चे जीविकोपार्जन कर सके। सातवां हो गया शिल्पों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को स्थान दिया जाए। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इनको आगे अभिलिखित विकसित किया गया है। फर्स्ट हो गया शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। गांधी जी की शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। गांधी जी शिक्षा को क्या मानते थे? मनुष्य का जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार मानते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन है। यह कार्य असत्य है और मानवीय कसौटी पर हिंसा है। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर ही बल दिया कि राज्य को 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। दूसरा हो गया शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। गांधी जी के सामने सार्वभौमिक अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न था और उससे उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन नहीं थे। अतः इन्होंने उन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। उनका अनुमान था कि बच्चे द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूल का व्यय निकल सकेगा। तीसरा हो गया शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित कर उसे वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया। पांचवा हो गया शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है। उसी के माध्यम से जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा में अभिव्यक्ति के आधारभूत माध्यम मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना सिद्धांतों स्वीकार किया गया है, किया जाए। छठा हो गया शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। शिक्षा को हस्तकौशल अथवा उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे। पहली यह कि बच्चों को का, कायिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे। दूसरा यह कि बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, उन्हें जीविकोपार्जन करने योग्य बनाना चाहते थे। तीसरा यह कि वे सबका उदय करना चाहते थे। चौथा यह वे शिक्षा को गांवों के जीवन से जोड़ना चाहते थे। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया शारीरिक एवं मानसिक विकास। गांधी जी इस तथ्य से अवगत थे कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। इसके
इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल दिया और तदनुकूल शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करने पर बल दिया। दूसरा हो गया सर्वोदय समाज की स्थापना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होना चाहिए। पर गांधी जी का सामाजिक विकास में विकास एक विशिष्ट अर्थ था। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सब एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनेंगे, सबका उदय होगा। तीसरा हो गया व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक विकास। गांधी जी ने इस संबंध में दो बातें कहीं। पहली यह कि बच्चों को जो भी हस्तकौशल सिखाए जाए उनसे स्कूलों में इतना उत्पादन हो कि उसके विक्रय लाभ से स्कूलों का व्यय निकाला जा सके। दूसरी यह कि इन हस्तकौशलों अथवा उद्योगों को सीखने के बाद बच्चे अपनी जीविका कमा सकें। गांधी जी ने आर्थिक अभावों से मुक्ति पाने के लिए इसे सबसे अधिक महत्व दिया। चौथा हो गया सांस्कृतिक विकास। उस काल में उच्च वर्ग के भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक होते जा रहे थे। तब गांधी जी ने बड़े बलपूर्वक लिखा था कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बेसिक शिक्षा का विधान किया। पांचवा हो गया आध्यात्मिक विकास। गांधी जी ने अपने शब्दों में गांधी जी के अपने शब्दों में शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा की सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तब स्पष्ट है कि गांधी जी द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी करना चाहते थे, पर इसके लिए वे किसी धर्म की शिक्षा दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। वे सर्वधर्म संभाव द्वारा इसकी प्राप्ति पर बल देते थे। अब हो गया बेसिक शिक्षा का पाठ्यचर्या। बेसिक शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नांकित क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या का निर्माण किया है। फर्स्ट हो गया हस्तकौशल एवं उद्योग। कताई, बुवाई, बागवानी, कृषि, काष्ठकला, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का काम और मछली पालन etc। दूसरा हो गया मातृभाषा। तीसरा हो गया हिंदुस्तानी हिंदी, उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। उसके बाद तीसरा हो गया व्यावहारिक गणित, नाप तोल, अंगणित, बीजगणित और रेखागणित। सामाजिक विषय विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और सामाजिक अध्ययन। सामान्य विज्ञान प्रकृति निरीक्षण, बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गृह विज्ञान। संगीत हो गया। देन हो गया चित्रकला। नौ हो गया स्वास्थ्य विज्ञान, सफाई, व्यायाम एवं खेलकूद। आचरण शिक्षा में हो गया नैतिक शिक्षा, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सवों को मनाना और सेवा कार्य। विशेष हो गया इसमें सर्वाधिक महत्व हस्तकौशल और उद्योगों को दिया गया था। प्रारंभ में इसके लिए 5 घंटे 20 मिनट में से 3 घंटे 20 मिनट प्रतिदिन का समय निश्चित किया गया था। बाद में यह समय घटा दिया गया। कक्षा 5 तक सबके लिए समान पाठ्यचर्या। कक्षा 6 में छात्राएं आधारभूत शिल्प में गृह विज्ञान ले सकती थी। बाद में कक्षा 7 तथा 8 में वाणिज्य, संस्कृति और आधुनिक भारतीय शिक्षा की व्यवस्था भी की जाने लगी। तीसरा हो गया बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में धार्मिक शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया, केवल सर्वधर्म सम्मत नैतिक शिक्षा को ही स्थान दिया गया। बेसिक शिक्षा की शिक्षण विधि। इस विधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया बेसिक शिक्षा में क्रिया एवं अनुभवों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। बच्चों को प्रकृति का निरीक्षण करने और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और इस प्रकार उन्हें स्वयं अनुभव द्वारा सीखने के अवसर दिए जाते हैं। दूसरा हो गया बेसिक शिक्षा में समस्त विषयों एवं क्रियाओं को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। इससे सहसंबंध विधि कहते हैं। प्रारंभ में सहसंबंध का आधार किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग को ही रखा गया था। आगे चलकर प्राकृतिक पर्यावरण अथवा सामाजिक पर्यावरण को भी उसका आधार बनाए जाने की स्वीकृति दी गई।
इस विधि में बच्चे वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हुए वास्तविक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करते हैं और उस सबको एक पूर्ण इकाई के रूप में प्राप्त करते हैं। तीसरा हो गया बेसिक शिक्षा में बच्चों को जीवन की वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से वास्तविक ज्ञान कराया जाता है। चौथा हो गया बेसिक शिक्षा में मातृभाषा भाषा का ज्ञान भी स्वाभाविक रूप से कराया जाता है। पहले मौखिक भाषा सिखाई जाती है, उसके बाद लिखित भाषा पढ़ना और लिखना सिखाए जाते हैं। छठा हो गया बेसिक शिक्षा में बच्चों को अभिव्यक्ति के स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाते हैं। बेसिक शिक्षा के गुण बेसिक शिक्षा के जो गुण है वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया आत्मनिर्भर योजना। उस समय सरकार के पास अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। बेसिक शिक्षा की को हस्त कौशलों पर आधारित कर उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से स्कूलों का व्यय निकालने का विचार बड़ा उपयोगी लगता था। दूसरा हो गया मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल। बेसिक शिक्षा में मनुष्य के शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक एवं चारित्रिक व्यावसायिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया। तीसरा हो गया वास्तविक जीवन की तैयारी। हमारे देश क्या है गाँवों का देश है। बेसिक शिक्षा में बच्चों को ग्रामीण उद्योग कृषि एवं पशुपालन आदि और ग्रामीण हस्तकौशलों कताई एवं बुनाई आदि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाने की व्यवस्था की गई थी और यह आशा की गई थी कि इसे प्राप्त करने के बाद वे अपनी जीविका कमा सकें। चौथा हो गया क्रिया प्रधान शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षा में वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। यह सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि है। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल अस्थायी होता है। पांचवा हो गया शिक्षा का माध्यम क्या है मातृभाषा। उस समय तक अंग्रेजों ने भी प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाओं को ही बना दिया गया था, पर इसके साथ अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्कूल भी चल रहे थे। गांधी जी ने केवल मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया, तभी तो समानता आ सकती है। छठा हो गया विद्यालय और समाज में निकट का संबंध। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में विद्यालयों का भारतीय जनजीवन से निकट का संबंध नहीं था। बेसिक शिक्षा में विद्यालयों और समाज के इस अंतर को समाप्त किया गया। विद्यालयों में समाज की भाषा, समाज के हस्तकौशल, समाज के उद्योग, समाज के उत्सव, समाज और समाज की अन्य क्रियाओं को स्थान दिया गया। इससे विद्यालय और समाज में निकट का संबंध स्थापित हुआ। उसके बाद हो गया बेसिक शिक्षा के दोष भी हैं कुछ, ये निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया अपूर्ण योजना। इसे राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहा जाता है, परंतु वास्तव में यह केवल अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना है। फिर इसमें केवल ग्रामीण बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखा गया है, नगरीय बच्चों की आवश्यकताओं का नहीं। दूसरा हो गया हस्त कौशलों पर अत्यधिक बल। बेसिक शिक्षा में सबसे अधिक बल हस्त कौशलों की शिक्षा पर दिया गया है। इसे पाठ्यचर्या का केंद्र विषय बनाया गया है और इसी के माध्यम से अन्य विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा देने पर बल दिया गया है। स्कूली शिक्षा में किसी विषय अथवा क्रिया को आवश्यकता से अधिक बल देने का अर्थ है दूसरों विषयों एवं क्रियाओं को कम महत्व देना। उस स्थिति में बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है। तीसरा हो गया कच्चे माल की बर्बादी। छोटे 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 बच्चे होते हैं जो से उत्पादन की आशा करना क्या कोरी कल्पना का विषय है। जो कुछ भी बच्चे स्कूल में बनाते हैं वह उपयोग करने योग्य नहीं होता है, उसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। इस योजना में कच्चे माल की बर्बादी के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा। अब हो गया चौथा हो गया शिक्षण विधि क्या है अस्वाभाविक है। ये बेसिक यूं तो बेसिक शिक्षा में जिस प्रकार शिक्षण करने की बात कही गई है वह स्वाभाविक विधि है, मनोवैज्ञानिक है, परंतु जबरन समवाय करने में उसकी स्वाभाविकता और प्राथमिक प्रभाविकता दोनों ही समाप्त हो जाती है। फिर पाठ्यचर्या से समस्त विषयों एवं क्रियाओं में एकीकरण करना और वह भी किसी हस्तकौशल उद्योग प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक क्रिया को केंद्रीय विषय मानकर कोरी कल्पना की बात की। समय और शक्ति का अपव्यय। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हस्तकौशलों में दक्षता प्रदान करना संभव नहीं। बेसिक शिक्षा में न तो बच्चों को
किसी हस्तकौशल में दक्ष किया जा सकता है और न उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकाला जा सका। इसमें कच्चे माल की बर्बादी के साथ-साथ बच्चों के समय और शक्ति का अपव्यय भी होता है। उसके बाद उपसंहार यह कहा जा सकता है कि गांधी जी ने भारतीय शिक्षा को बनाने का नारा बुलंद किया, उसके उद्देश्य विस्तृत किए और उसकी पाठ्यचर्या विस्तृत की। इन्होंने शिक्षण की प्राचीन विधियों के प्रयोग में बच्चों के सक्रिय साझेदारी पर बल देकर उसने उपयोगी बनाया और साथ ही शिक्षण की सहसंबंधन विधि के प्रयोग पर बल दिया। अनुशासन के संबंध में इनका विचार था कि आत्म प्रेरित होना चाहिए और बच्चों में इस विकास के लिए प्रभावात्मक विधि को अपनाना चाहिए। आज भी सभी शिक्षा शास्त्रियों को मान्य है, जन शिक्षा और स्त्री शिक्षा के बारे में गांधी जी के विचार और कार्य दोनों ही बड़े अमूल्य हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया बेसिक शिक्षा के बारे में, गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।